क्या राजस्थान के राजपूत समाज में कोई बहुत बड़ी क्रांति होने वाली है? क्या राजस्थान का राजपूत समाज राजनीतिक रूप से कोई बहुत बड़ा फैसला लेने वाला है? उसकी दिशा में कोई बड़ा बदलाव आने वाला है? क्या राजस्थान का राजपूत समाज भाजपा से दूर जाने वाला है? और अगर दूर जा रहा है तो इस पूरी की पूरी कहानी का रचयिता कौन है, कथाकार कौन है, पर्दे के पीछे वो कौन व्यक्ति है जो ये पूरा का पूरा गेम रच रहा है कि भाजपा के सबसे स्ट्रांग पॉइंट पर वार किया जाए। नमस्कार, पॉलिटिकल पंचायत देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं हिंगलाज दान। राजस्थान में पिछले कुछ समय से जिस तरीके के राजनीतिक घटनाक्रम हो रहे हैं, जिस तरीके के सम्मेलन हो रहे हैं, जिस तरीके की यात्राएं निकल रही हैं, जिस तरीके की कुछ चुनिंदा लोगों के साथ में शांत बैठे हुए 20-20 लोगों के 25-25 लोगों के बीच में बैठकें हो रही हैं, उससे देख के ऐसा लग रहा है कि राजपूत समाज के भीतर कुछ ऐसा पक रहा है जो फिलहाल आम लोगों के लिए डिकोड करना मुश्किल है, फिलहाल उसके प्रभावों को, उसके परिणामों को आंकना मुश्किल है। वैसे भी अगर आप पॉलिटिकल पंचायत के नियमित दर्शक हैं, अगर आप मेरे वीडियोस को, मेरे विश्लेषण को, मेरे एनालिसिस को लगातार देखते हैं तो आपने पिछले 2-3 सालों में मेरे विश्लेषणों में ये बातें जरूर सुनी होगी कि राजस्थान का जो परंपरागत भाजपा का वोट बैंक है, विशेष तौर से राजपूत समाज, जो अकेला राजपूत समाज ना होकर के जिन गांवों में राजपूत बहुतायत होते हैं वहां पर मूल ओबीसी की जातियां भी उनके हिसाब से या उनके प्रभाव में आकर के वोट करती हैं, उस राजपूत समाज कहीं ना कहीं भाजपा के भीतर घुटन महसूस कर रहा है, असहायता महसूस कर रहा है। और वैसे भी किसी एक व्यक्ति ने मेरे सामने भाजपा का विश्लेषण करते हुए बहुत बेहतर तरीके से अभी कुछ दिन पहले कहा था कि भाजपा उन चेहरों को आगे बढ़ाती है जो दरबारियां तोड़ते हैं। दरबारियों के मायने किसी व्यक्ति से नहीं है, बल्कि इसके मायने हर उस सब्जेक्ट से है जो मजबूत होल्ड रखता हो। चाहे अलग अलग राज्यों के अंदर जातीय रूप से प्रभावी जातियां जो थी, उनके होल्ड को तोड़ने वालों को भाजपा ने आगे बढ़ाया। भाजपा उन नेताओं को आगे बढ़ाती है जो राज्यों के भीतर प्रभावशाली लोगों के पकड़ को तोड़ने का काम करते हैं। लिहाजा अगर राजस्थान के राजपूत समाज के अंदर होने वाले 2-3 घटनाक्रमों को देखें तो अभी कुछ दिन पहले जैसलमेर के रामदेवरा में मारवाड़ महासम्मेलन हुआ था। मारवाड़ महासम्मेलन के संरक्षक की भूमिका में, गाइड की भूमिका में राजपूत समाज से आने वाले बड़े कारोबारी उद्योगपति मेघराज सिंह रॉयल थे। और इस कार्यक्रम को जिन्होंने संभाला वो राजपूत समाज के वो युवा चेहरे थे जो जिनके पास राजनीतिक रूप से अभी बहुत ज्यादा हासिल तो नहीं है, लेकिन वो राजनीति में अपना बेहतर भविष्य बनाना चाहते हैं। हालांकि मंच पर 36 कौम को जगह दी गई। प्रतीकात्मक रूप से बाबा रामदेव को इसलिए चुना गया क्योंकि सामाजिक सौहार्द के प्रतीक के रूप में बाबा रामदेव माने जाते हैं। प्रतीकात्मक रूप से रामदेवरा को शायद इसलिए चुना गया होगा कि समाज के अपर क्लास, ऊपरी तबके से आने वाली राजपूत जाति समाज के आखिरी तबके के साथ अपना एक तालमेल बिठा करके राजनीतिक शक्ति को बढ़ाने के प्रयासों के रूप में इसे देखा जा सकता है। और वहां पर मंच पर भी अलग अलग जातियों से आने वाले लोगों को जगह दी गई। मंच पर प्रतीकात्मक रूप से जरूर 36 कौम से जगह देने की कोशिश हुई, लेकिन यह सम्मेलन मोटे तौर पर राजपूत जाति के सम्मेलन के तौर पर देखा गया। और मंच से जो भाषण दिए गए उसमें राजनीतिक दल निशाने पर रहे, राजनीतिक ताकत को अर्जित करने की बात प्रमुखता से उठाई गई। और यह बात कही गई कि न भाजपा सुनती है न कांग्रेस सुनती है, हमें अपनी ताकत को बढ़ाना पड़ेगा। ये अपनी ताकत के मायने किस बात से है, क्योंकि मंच पर तो 36 कौम को जगह दी गई थी। बहरहाल ऐसा कहा जाता है कि अभी कुछ समय पहले या बीते कुछ दौर में जिस तरीके की चीजें हुई है उसके बाद में मेघराज सिंह रॉयल ने कई बार मंचों से यह कहा भी है कि नेताओं को सपोर्ट करने से अब काम नहीं चलेगा, अब नेता बनाने पड़ेंगे। इसके अलावा जो ओरण यात्रा निकली थी तनोट से जयपुर तक की, उस ओरण यात्रा को भी जयपुर के पॉलिटिकल कॉरिडोर में घूमने वाले वो लोग जो नेताओं के इर्द गिर्द घूमते हैं, या फिर वो लोग जो है तो पत्रकार लेकिन वो भी पसंदीदा पत्रकारिता करते हैं, उनके बीच में भी एक बात मैंने लगभग सबके बीच में सुनी कि ये आंदोलन राजपूत समाज का है। या फिर जब मेरे जैसे लोग ओरण के पक्ष में लिखते थे तो उनके
पास में उनको शांत कराने के लिए भी जिन लोगों के फोन आते थे, उनके एक बात बहुत क्लियर होती थी, अरे ये तो किसी का एजेंडा है, अरे इसके पीछे कौन लोग हैं आप नहीं जानते हैं। मैं उनको ये बात जरूर कहता था कि अगर किसी का एजेंडा है तो आप मुझे थोड़ा सा अगर क्लियर शब्दों में समझा पाएंगे, तार्किक रूप से समझा पाएंगे, तो शायद मुझे भी अपने कंधे पर किसी और की बंदूक रखने का शौक नहीं है। अगर वाकई में कोई अपना एजेंडा चलाएगा तो मैं भी स्वयं को इससे अलग करना बेहतर समझूंगा। लेकिन एक पत्रकार के रूप में जब तक किसी का एजेंडा आपको समझ नहीं आता है, तब तक जो जनता की आवाज दिखती है उसके साथ खड़ा रहना आपका फर्ज होता है। लिहाजा पॉलिटिकल पंचायत ने ओरण आंदोलन की आवाज को लगातार उठाया और आगे भी ओरण और गोचर बचाने को लेकर पॉलिटिकल पंचायत आवाज उठाता रहेगा। खैर, ये दो इवेंट हुए। तीसरा जिस पर मुझे आज बोलने की विशेष वजह है कि जब घटनाक्रम बारी से एक के बाद एक होते हैं, फिर जब कई घटनाक्रम होते तो आपको लगता है कि ये चेन जुड़ रही है। अभी 2 दिन पहले अशोक गहलोत के बेहद करीबी माने जाने वाले राजपूत समाज के नेता धर्मेंद्र राठौड़ ईडब्ल्यूएस के मसले पर अलग अलग जिलों के दौरे पर निकले, बाड़मेर आए, जैसलमेर आए, अलग अलग जगह छोटी छोटी बैठकें की और ईडब्ल्यूएस के जरिए भाजपा पर निशाना साधा, राजपूत समाज को, अपर क्लास को। अब यहां पर ईडब्ल्यूएस में आप कह सकते हैं कि ये तो जनरल क्लास का मैटर है, ये तो अपर क्लास के सभी जातियों का मैटर है, लेकिन सच्चाई ये है कि धर्मेंद्र राठौड़ जिस तरीके से बैठकें कर रहे हैं और उनकी बैठकों में जो लोग शामिल हो रहे हैं, ये मोटे तौर पर राजपूत समाज की आवाज के तौर पर इसे उठाया जा रहा है। उन्होंने भाजपा के नेता जो महाबार वाले कार्यक्रम में थे उनसे भी कहा था कि आप प्रधानमंत्री से हमसे मुलाकात करवाइए, हम जो विसंगतियां हैं ईडब्ल्यूएस की, ईडब्ल्यूएस सरलीकरण को लेकर के मामला है। राजस्थान में राजपूत समाज के बीच में सोशल मीडिया पर ये एक लाइन यूज करते हुए देख रहा था कि ईडब्ल्यूएस के मसीहा धर्मेंद्र राठौड़ को ईडब्ल्यूएस मसीहा के तौर पर प्रेजेंट किया जा रहा है। सवाल ये है कि मारवाड़ महासम्मेलन के जरिए एकजुट हुए राजपूत समाज की राजनीतिक ताकत का इस्तेमाल अगर भाजपा के साथ नहीं किया जा रहा है तो कहां किया जाएगा। ईडब्ल्यूएस के जरिए जो धर्मेंद्र राठौड़ एक बार फिर से राजपूत समाज को एकजुट करने में लगे हुए हैं, आखिरकार ये राजपूत समाज को एकजुट करके भाजपा से अलग होकर के किधर ले जाया जाएगा। और भाजपा को लेकर के ईडब्ल्यूएस के मसले पर समाज के भीतर अगर नाराजगी पनपती है तो उसका नुकसान किसको होगा राजनीतिक रूप से और फायदा किसको होगा। ओरण यात्रा जिसे एक जातीय रूप देने की कोशिश की गई, एक जाति के आंदोलन के रूप में इसे बताया गया और उस आंदोलन के रूप में उसे बताते हुए आखिर में सरकार ने उसकी बात नहीं मानी, यानी कि उस जाति की आवाज को नहीं सुना गया, तो आखिरकार राजपूत समाज इस विफल आंदोलन के बाद में जाएगा किस दिशा में। क्या जो राजधानी की सड़कों पर एक तरह से दरवाजे बंद करने के बाद जिस तरीके से सामाजिक रूप से अपमान का सामना करना पड़ा था, इसका परिणाम क्या होगा। और सबसे बड़ा सवाल, अगर राजपूत समाज को लेकर के भविष्य में एक बड़े राजनीतिक बदलाव, दशा और दिशा पूरी बदलने को लेकर के तैयारी चल रही है, तो इसका मास्टरमाइंड कौन है, ये ध्यान रखिएगा। मास्टरमाइंड अगले किसी और विश्लेषण में जो मेरे जहन में नाम है, अगर मुझे उस फेवर में कोई 2-4 और सबूत मिलते हैं, लॉजिक मिलते हैं, कुछ और कड़ी जुड़ती है तो मैं भी जरूर बताऊंगा। लेकिन इतना जरूर है, वो राजनीतिक व्यक्ति तो है लेकिन वो राजपूत समाज से नहीं है। भाजपा के लिए ये बड़ा खतरा कौन पैदा कर रहा है, आपकी क्या कुछ राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसे ही और विश्लेषण देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।